अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयदा कुत्सिया मशहदी और आज हम अपनी बात को वहीं से बढ़ाएंगे जो कल हम बात कर रहे थे ऑटिज्म पर और ऑटिस्टिक बच्चों पर। हमारे साथ मिसेस फैसल मौजूद हैं और कल जो मैं आपको बात बताना भूल गई थी कि मिसेस फैसल जो है सिर्फ ये कि उनका अपना एक बेटा जो है ऑटिस्टिक है, क्योंकि उनका एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक है, वो खुद भी टीचिंग करती हैं, तो उन्होंने काफी ऑटिस्टिक बच्चों के साथ डील भी किया है। जब उनके इर्द गिर्द के लोगों ने देखा कि वो उनके अपने बेटे को ऑटिज्म था और वो उसको बहुत अच्छे से डील कर रही थी, उसकी जो टेंट्रम्स थे उसको साथ वो बड़े अच्छे अंदाज में उसको डील उन्होंने किया, उसको डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाई जिससे उसकी स्पीच थेरेपी करवाई जिससे वो इम्प्रूव हुआ। तो काफी और पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों को जो ऑटिस्टिक थे उनके पास लेकर आए। तो आज मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि वो क्या एक्सरसाइजेस थी जो उन्होंने अपने बेटे को करवाई और दूसरे ऑटिस्टिक बच्चों को करवाई। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फैसल। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। कल आपसे बात हो रही थी ऑटिज्म पर और ऑटिस्टिक बच्चों पर। आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उसमें वालिदैन के लिए सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज को उनको देनी चाहिए बच्चों की। चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट है, उसका स्पीच का एस्पेक्ट है, उसका बिहेवियर है, उसके कॉग्निशन जो स्किल्स हैं, उन पे आप सबसे ज्यादा किस चीज को अहमियत देते हैं। एक्चुअली जैसे मैंने आपसे कहा कि ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो बाज़ बच्चों के अंदर बिहेवियरल इश्यूज़ ज़्यादा सिवियरली अफेक्टेड होते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। आपको देखना पड़ेगा कि अगर बच्चे के फिजिकल इश्यूज़ ज़्यादा हैं, ऑफ कोर्स फिर पहले आप उसको डील करेंगे। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं ये समझती हूँ कि आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल करें। अगर बच्चे का बिहेवियर आप कंट्रोल कर सकेंगे, उसे आप बिठा सकेंगे, बात कर सकेंगे, तभी आप उसको कुछ सिखाने के काबिल होंगे। बिल्कुल सही है। टेंट्रम्स बहुत होते हैं ऐसे बच्चों के, मेल्टडाउन्स होते हैं, मतलब एकदम किसी बात पे बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और जिद करते हैं, उसको आप किस तरह से डील करती हैं। देखा ये गया है कि चूंकि ये बच्चे अपनी बात समझा नहीं सकते, तो इन्हें बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। उसका नुकसान ये होता है कि बच्चे को ये बात समझ आ जाती है कि जो मैं जिद करूंगा वो मेरी मानी जाएगी, और चूंकि वो इसका हैबिचुअल हो जाता है, उसे जो चाहिए उसे प्रोवाइड किया जाता है, लिहाजा वो फिर टेंट्रम्स थ्रो करता है जब उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। तो वो आहिस्ता आहिस्ता टेंट्रम्स थ्रो करते हुए अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी जो चीज उसे चाहिए वो उसके लिए इतना ऑब्सेशन शो करता है कि अगर पेरेंट्स उसको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो खुद को भी तकलीफ देता है कि मुझे ये चीज हर सूरत पहुंचाई जाए। जैसे एक बच्चे की मैं आपको मिसाल बताती हूँ कि वो अपने सर को मारता था। तो लेट से उसको कोई खिलौना हाँ। चाहिए, अगर पेरेंट्स उसको फौरन से नहीं दे सके वो खिलौना, तो वो अपना सर फाड़ने तक भी आ जाता था, और उसने सर पे काफी चोटें भी लगवाई इस वजह से। तो उसको हल करने का तरीका ये है कि बच्चे को वेट करना सिखाया जाए। एक छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, आप ये नहीं कि ये कह जिससे रही हैं कि टेंट्रम्स को ऐसे कंट्रोल किया जा ऑटिस्टिक सके। बच्चों को, आप ये कह रही हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए। इतना स्पेशल नहीं देना चाहिए कि आप उनकी हर बात पूरी करें। उन्हें थोड़ा थोड़ा करके सिखाएं, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही रखें। देखिए, बहन भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चीज में। अगर आप एक बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और बाकियों को नहीं देंगे, तो वो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, और उसको सेंस भी कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि वो लैंग्वेज तो अंडरस्टैंड नहीं करे, लेकिन वो आपके जेस्चर्स और क्यूज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, हमारे जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो उस चीज का बहुत इंतजार कर रहे होंगे कि वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस का उन्हें बताया जाए जो आपने अपने बच्चे के साथ की या आपने डिफरेंट ऑटिस्टिक बच्चों के साथ की। तो मुझे आप कुछ मिसाल देंगे कि किस किस्म की एक्सरसाइजेस आपने करवाई। हाँ जी, सबसे पहले तो आपने रूटीन को फॉलो करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हाथ धुलाएं, उसको ब्रश करवाएं, उसको चेंज करवाएं, जिस तरह एक नॉर्मल बच्चे की रूटीन होती है वो फॉलो करें, ताकि उसे एक आदत हो जाए कि मैंने ये काम करने हैं। उसके बाद फिर उसको अपने साथ इन्वॉल्व करें, लाइक छोटे छोटे उसे काम बताएं, ताकि उसे आदत हो कि वो सुने और उस चीज को फॉलो करे। ठीक है, मतलब आप ये कह रही हैं कि आप उसके अंदर थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी, इस तरह से जब हम उसको काम देंगे उसको वो इम्पोर्टेंस फील करेगा कि मैं भी घर का एक अहम फर्द हूँ।
जिस तरह से बाकी बहन भाइयों को और बच्चों को काम दिए जा रहे हैं, तो मुझे भी उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। देखिए वो ये होता है कि वो बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व होगा, वो कमांड्स को फॉलो करना सीखेगा, उसको एक आदत उसकी बन जाएगी कि मुझे कुछ कहा गया है तो उसका क्या मतलब है, बिकॉज पहले तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनवॉलंटरीली बच्चा करता है या हम बड़े करते हैं। लाइक अगर आप खाना खाने लगे हैं तो जाए मेज पर प्लेट्स और चम्मच रखने हैं या ग्लासेस रखने हैं, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन एक रूटीन फॉलो कर सकता है। या अगर वो कपड़े चेंज करने लगा है तो उसने जूते खुद पहनने हैं, कपड़े खुद पहनने हैं, क्योंकि ऑटिज्म में तो ऐसे केसेस भी हैं कि बच्चा टोटली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसे नहीं पता होता कि मैंने अपना मुंह भी धोना है या मैंने अपने हाथ भी धोने हैं, कोई काम भी अपना खुद करना है, कोई चीज उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखनी है। तो बचपन में तो ये पॉसिबल है कि आप उस बच्चे की इतनी हेल्प करें, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो आपके ऊपर एक बोझ बन जाता है, आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चे के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर वो सोसाइटी में भी मूव नहीं कर सकता, बिल्कुल एक घर में एक कमरे में बाउंड हो जाता है। इससे बेहतर ये है कि आप उसको बचपन से ही आदत डालेंगे, वो अपने काम खुद करना शुरू करे। बिल्कुल ठीक। तो आप कुछ मिसालें देंगी मुझे एक्सरसाइजेस की जो आपने स्कूल में बच्चों को करवाई, जो ऑटिस्टिक बच्चे थे, और आपने अपने बेटे को किस तरह से जो है एक्टिव किया? देखिए मुझे तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ कि मैं टीचर थी और बीइंग अ टीचर मेरी ट्रेनिंग भी थी। तो जो इन बच्चों में मैंने खास तौर पे नोट किया वो ये है कि अपनी सेंसेस को एक्सप्लोर करके इनके साथ एक्टिविटीज की जाएं। यानी इन बच्चों के अंदर सेंसरी इश्यूज भी होते हैं। बाज बच्चे खाने पीने वाले मामले में आपको तंग करते हैं, उन्हें हर चीज पसंद नहीं होती खाने में, तो आपने उन चीजों का भी ख्याल रखना है। बाज को टच सेंसिटिविटी है, या बाज लाउड साउंड्स को नहीं सुन सकते, उनको अच्छा नहीं लगता कि वो हर किसी से बात करें या वो हर किसी के साथ आई कांटेक्ट करें, कम्युनिकेट करें। तो सबसे पहले ये कि आप उनकी सेंसेस को एक्सप्लोर करें, कहीं वो अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रहे किसी चीज की वजह से। इस तरह से किसी भी चीज में प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि किसी में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कोई एक सेंस उस बच्चे की हाइटेंड हो। यानी वो उस जैसे बहुत अच्छे विजुअल लर्नर्स होते हैं ये बच्चे, इनको कलर्स अच्छे लगते हैं, लाइट्स अच्छी लगती हैं, तो और हम इनकी इनको थ्रू पेंटिंग्स और ड्राइंग्स भी बहुत अच्छी होती हैं। बहुत अच्छी ड्राइंग्स होती हैं, या म्यूजिक में बहुत अच्छा इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये लर्न कर सकते हैं बड़ा इजीली। तो वो ये सब सेंसेस से ही रिलेटेड हैं। स्विमिंग बहुत अच्छी करते हैं, गेम्स में बहुत अच्छा अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो जिस चीज में भी ये अच्छे हों आप उसी चीज की तरफ उन्हें लेकर जाएं। मैंने आज तक कोई ऐसा ऑटिस्टिक बच्चा नहीं देखा जिसे स्विमिंग पसंद ना हो, जिसे पानी अच्छा ना लगता हो, जिसे मिट्टी में खेलना अच्छा ना लगता हो। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए हम सिखा सकते हैं उन्हें, हम उनकी मोटर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपकी स्कूल के बच्चे को मैं देख रही थी कि वो डिफरेंट एक चेहरे के ऊपर जो फेस के डिफरेंट पार्ट्स हैं, आईज नोज वगैरह जो है वो लगा रहा था। तो इस किस्म की जो एक्सरसाइजेज हैं वो किस तरह से हेल्प कर सकती हैं? ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं और जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट खरीदें। देखिए सबसे पहले मैंने, ये बच्चे पॉइंट नहीं करते किसी चीज की तरफ, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स में ये चीज नोट की कि जब वो बर्ड्स देखते हैं, आप उन्हें बाहर लेकर जाते हैं प्लेग्राउंड में खेलने के लिए, तो जिस चीज से वो एक्साइटेड फील करते हैं वो उसकी तरफ पॉइंट करना सीख सकते हैं। तो मैंने अपने स्टूडेंट को बर्ड्स की तरफ पॉइंट करना सिखाया, इससे उसकी जो भी नीड्स हैं वो उनकी तरफ पॉइंट करना सीख गया। अपने बेटे को मैंने देखा कि वो काइट की तरफ उसने सबसे पहले पॉइंट किया, और उस वक्त उसकी एज भी 5 to 6 years थी। अगर वो मेरी तरफ देखकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो चूंकि वो कलर्स से अट्रैक्ट होता था, लिहाजा मैंने उसके लिए पपेट्स बनाना शुरू किए और पपेट्स के साथ आवाज चेंज करके बात करना शुरू की, जिसपे वो हंसता था या रिस्पॉन्ड करता था। प्लस ये कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर बच्चा आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा तो जो हरकत बच्चा कर रहा है आप उनको करें। आप उसकी अटेंशन लेने के लिए वो सिली हरकत भी कर सकते हैं जो बच्चा कर रहा है, उसे तो नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट वो आपकी तरफ मुतवज्जो जरूर हो जाएगा। और बेसिकली कि आप बच्चे की फ्रिक्वेंसी के लेवल पर आए, मतलब जो हरकत वो कर रहा है वो आप रिपीट करेंगे तो बच्चा ऑब्वियसली उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और इस तरह से आप कह रही हैं बिल्कुल, कि दे ओपन अप आप एंड देन बच्चे के दे लेवल पर, देयर हाँ जी, आप फीलिंग्स। बच्चे के लेवल पर आकर सोचेंगे, आप भी, आपको खुद भी बच्चा ही बनना पड़ेगा
और मैंने ये देखा है कि ये बच्चे जानवरों के साथ बहुत सीखते हैं। अगर कोई बच्चा हाँ, जानवरों से नहीं भी सीख रहा, तो वो नेचर से इंटरैक्ट करके बहुत सीखता है। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि इन बच्चों के लिए आप अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करें, इन्हें बाहर लेकर जाएँ, इन्हें नेचर को एक्सप्लोर करने दें, इनके साथ बाहर एक वॉक करने के लिए एक रूटीन बनाएँ, इन्हें दिखाएँ नई-नई चीज़ें और शॉप्स पर लेके जाएँ, ये अपनी पसंद की चीज़ खुद खरीदें, इनके हाथ में पैसे दिए जाएँ। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से मैंने देखा है कि मेरे बेटे के अंदर इम्प्रूवमेंट आई। माशाल्लाह। मिस फैसल ये भी ज़रा बताएँ कि आपने जो डिफरेंट आपने थेरेपीज़ जो है वो घर पे भी ट्राई की, डिफरेंट आप एक्सरसाइज़ेज़ का ज़िक्र कर रही हैं जो आपने की। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रूहानियत से आपने किस हद तक मदद ली? मतलब आपने समझती हैं कि आपको कुरान ने या इस्लाम ने इसमें बच्चे की बीमारी को डील करने में हेल्प की? जी हाँ, मुझे लॉन्ग अगो किसी खातून ने ये कहा कि आप सूरह रहमान इसे सुनवाएँ। उस अच्छा, वक़्त मैंने इस चीज़ को मज़ाक में लिया। ख़ैर मैं ये समझती थी कि मेडिसिन ज़्यादा ज़रूरी है या और कोई चीज़ ऐसी हेल्प कर सकती है जिस तरह की थेरेपी है या कोई मेबी ऑपरेशन वग़ैरह, मतलब एक्सट्रीम पे सोचना। लेकिन उन्होंने मुझे जिस अकीदे से और जिस तरह दलील देकर ये कहा कि आप सूरह रहमान सुनवाती रहें और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ रब्बि इश्रह ली सदरी, ये आप ज़रूर उसे सुनवाती रहें, तो इंशाअल्लाह ताला वो बोलेगा भी सही एक दिन और उसके अंदर बेहतरी आएगी। तो अवैस बहुत हाइपर एक्टिव था, बैठता नहीं था। उसको सुनवाना बहुत मुश्किल था। मैंने स्टार्ट भी की तिलावत, लेकिन वो उसको टिक कर बैठकर सुनता नहीं था। फिर एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि जब वो सो रहा हो, तब भी उसकी ब्रेन एक्टिविटी चूँकि जारी रहती है, तो आप सोते में हल्की आवाज़ में उसके कान के पास सूरह रहमान लगा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये करती रह गई हूँ और विदिन 1 वीक मैंने उसके अंदर चेंजेस भी देखे। अच्छा माशाल्लाह। उसकी उसकी ज़ात में ठहराव आ गया और चूँकि ठहराव आया आने से ही आगे उसकी लर्निंग में बेहतरी आई, तो सूरह रहमान का इसमें एक बड़ा मेजर रोल है कि सूरह रहमान की वज़ह से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेहतरी आई। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मिसेस फैसल, आपने ये सारे जो अपने तजुर्बात और मुशाहिदात हम सब लोगों के साथ वॉइस ऑफ ईस्ट के प्लेटफ़ॉर्म से शेयर किए हैं। मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि इंशाल्लाह जो लोग देख रहे हैं और उनकी फैमिली में या कोई जानने वालों में अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा है, उसके साथ ये शेयर करेंगे और आपके एक्सपीरियंसेस से वो ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। और जो आपने इंशाअल्लाह। सूरह रहमान का भी ज़िक्र किया है, हम लोग आजकल ये देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों में, चाहे वो ज़हनी बीमारियाँ हैं या जिस्मानी बीमारियाँ हैं, या किसी भी किस्म का उनकी ज़िंदगी में मसला है, तो सूरत रहमान ने उनको बहुत हेल्प की है। तो बहुत शुक्रिया। अब जाते हुए आप कोई पैगाम अगर देना चाहती हैं, तो प्लीज़। देखिए, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि आपने पॉज़िटिव सोचना है। आपने उम्मीद और हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद आपके साथ उसी वक़्त शामिल-ए-हाल होगी, जिस वक़्त आपका इरादा भी पक्का होगा। तो अवैस के साथ भी हमने मायूसियों का बहुत एक लंबा दौर देखा और जब तक इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, हमें कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन बार-बार खुद को हौसला देना, खुद से हिम्मत करना और मुस्तकिल मिज़ाजी से काम करना, उसी की वजह से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई। तो मैं सब लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि प्लीज़ जब आपको कोई ऐसा बच्चा नज़र आता है, उसका मज़ाक ना उड़ाएँ, उसकी मदद करने की कोशिश करें, उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि ये माँ-बाप के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है और जब उनको इस मामले में कोई हेल्प नहीं मिलती या दूसरे लोग सिर्फ टॉन्ट करते हैं, बजाय इसके कि उसको किसी तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश करें, तो ये मज़ीद मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ एक अभी रिसेंटली वाक़या हुआ है जो पेरेंट्स ने अपने एक ऑटिस्टिक बच्चे को खुद से ही उसको कत्ल कर दिया। फिर एक ओहो! अभी रिसेंटली एक और वाक़या हुआ जिसमें उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। तो ये बड़ी पेनफुल चीज़ें हैं, जो मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं। इंशाअल्लाह अगर आप बचपन से ही इस बच्चे के साथ काम करना शुरू करें, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। और ये बच्चे बेशक। बिल्कुल नॉर्मल कामयाब ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में मुश्किलात को फ़ेस करके ये सोचें कि नहीं अब इनका कुछ नहीं हो सकता। बेशक, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी बच्चे की या तकलीफ़ या बीमारी होती है या उसके अंदर कोई अल्लाह की तरफ से कोई कमी होती है, तो वो वालिदैन के लिए आज़माइश होती है, उसके इर्द-गिर्द के सारे जो इंसान हैं, उसके चाहे रिश्तेदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, सबके लिए अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश होती है। और ये बहुत ही बदकिस्मती होती है कि ऐसे लोगों के साथ आप अच्छा सलूक करने की बजाय
उनको जो है नज़रअंदाज करें या उनके साथ ज़्यादती करें। तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे और नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन। बहुत शुक्रिया मिसेस फैसल, और मुझे उम्मीद है नाज़रीन कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ है तो आगे ज़रूर दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा।